नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के विरोध में दिए गए बयान का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने की कड़ी निंदा। कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय सैनिकों से की मुलाकात, बढ़ाया सेना का हौसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी द्वारा तवांग मुद्दे पर सेना के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा। कहा, राहुल गांधी का बयान बचकाना और अमर्यादित। और पीएसी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कहा, शौर्य, पराक्रम और कीर्ति के लिए जाना जाता है पीएसी बल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान की तीखे शब्दों में निंदा की है। पार्टी पाकिस्तानी विदेश मंत्री के शर्मनाक बयान के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनी है। वहीं पाकिस्तान और अराजकता एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। हर मोर्चे पर विफल पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। पाकिस्तान की पहचान एक आतंकवाद को दुनिया में निर्यात करने के लिए, पाकिस्तान की पहचान आज ओसामा बिन लादेन की शरणस्थली के रूप में, हाफिज मोहम्मद सदीक को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की पहचान की जाती है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने ध्यान असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और उनसे ये मांग करती है कि तुरंत देश की 135 करोड़ जनता से माफी मांगे और अपना बयान वापस लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ महोबा में भी गुस्से का माहौल है। विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर के नेतृत्व में इकट्ठा हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पाकिस्तान के खिलाफ लिखी तख्तियों को दिखाते हुए प्रदर्शन किया और आला चौक पर प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है। यही नहीं, सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई है कि वो अपनी हदों को पार न करे। एक पाकिस्तानी देश जहां पर इस समय आप देख रहे हैं कितने बद से बदतर हालात हो गए हैं, वह उनसे पाकिस्तान संभलता नहीं बन रहा है। और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री को विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। इस तरीके से निजी टिप्पणी करना यह एक कायराना हरकत है। हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे भाजपाइयों ने लामबंद होकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पूर्णतः फेल हो गया है, जिसकी बौखलाहट की वजह से पाकिस्तानी मंत्री इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी पाकिस्तानी मंत्री की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। बिलावल भुट्टो के अपरिपक्व होने का तो संकेत देती है और ये पाकिस्तान की हताशा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से, आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से टूटा हुआ देश है, उनकी हताशा को प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज केवल देश के नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और किसी भी वैश्विक संकट के समय सारी दुनिया उनसे समाधान की दृष्टि से उनकी ओर देखती है। तो ये जो टिप्पणी है ये स्वीकार नहीं है, पाकिस्तान को क्षमा मांगनी चाहिए। देखो जी, ये हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो इन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं, उनका पुतला फूंका गया है।
इस तरीके के बयान हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का अपमान जो है ये हमारे देश का अपमान है और हम अपने प्रधानमंत्री का अपने देश का अपमान सहन नहीं करेंगे। क्या इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वे हमसे माफी मांगे और कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगत्से क्षेत्र में सैनिकों से मिले। केंद्रीय मंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की और देश के लिए उनके काम की सराहना की। उन्होंने जवानों से मिलने के बाद एक फोटो भी शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगत्से क्षेत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित है। किरेन रिजिजू ने साथ ही पवित्र वाटरफॉल चुमी ग्यात्से की तस्वीर जारी की। ये झरना अरुणाचल वासियों के लिए बेहद पवित्र और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, यांगत्से के ठीक नीचे यह अद्भुत दृश्य है। इसे चुमी ग्यात्से के नाम से जाना जाता है। 108 पवित्र जल झरने जो ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलते हैं, जिन्हें गुरु पद्म संभव का आशीर्वाद माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन 95वें वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। इस वर्ष सम्मेलन का विषय भारत एट 100 अमृतकाल सतत और समावेशी है। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 साल हमने आजादी का अमृतकाल मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण की याद दिलाई थी। सबसे पहला प्रण विकसित भारत का निर्माण है, जिसे पूरा किए बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। हम दुनिया के दूसरे देशों पर हावी नहीं होना चाहते, हम विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। विकसित भारत का निर्माण और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि मॉर्गन स्टैनली के अनुमान के मुताबिक भारत 2027 तक $8.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्टैनली ने एक शब्द की रचना की थी और उसमें कहा था उन्हें फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया के वे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी, और इसी फ्रेजाइल 5 में हमारा भारत भी शामिल था। आज 9 साल के बाद मित्रों, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया है। पिछले दिनों ही मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि डोकलाम घटना के दौरान भी राहुल गांधी को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते देखा गया था, जबकि भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। हकीकत यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तवांग को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को सेना पर गर्व है, और वहीं भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने साथ ही कहा कि भारत की 1 इंच भूमि न किसी के कब्जे में है और किसी में ये हिम्मत है कि वो कब्जा कर सके। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में ये हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, ये संभव नहीं है, असंभव है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएसी बल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। न सिर्फ यूपी बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए पीएसी ने सदैव तत्पर होकर कार्य किया। यूपी पीएसी बल को जब भी अवसर मिला उसने सर्वोत्तम करने का प्रयास किया। किसी भी बल की पहचान उसके शौर्य पराक्रम के साथ कीर्ति से जानी जाती है। यह यूपी पीएसी बल के साथ जुड़ चुका है। पीएसी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में 35वीं वाहिनी पीएसी में आज आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने 74 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए पीएसी के सभी अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री के सामने पीएसी के जवानों ने पीटी, मलखंब, जिम्नास्टिक बैंड व कमांडो ने दक्षता को लेकर हैरत अंगेज प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सीएम ने प्रोन्नति पाने वालों को बैज लगाया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता व श्रेष्ठ कार्य करने वाली विभिन्न वाहिनियों खिलाड़ियों के साथ ही मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया। सीएम ने आशा जताई कि अनुशासन, शौर्य, पराक्रम व कीर्ति से पीएसी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए और अच्छा करेगी। प्रदेश के अंदर
विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3030 मुख्य आरक्षी, 11,184 आरक्षियों को प्रोन्नति प्रदान भी की गई। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पीएससी में तो प्रमोशन की प्रक्रिया एक प्रकार से थमी हुई सी थी, आज उसे हम लोगों ने काफी हद तक पूरा किया है और भविष्य में प्रोन्नति की इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार शासन के स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्नाव के कृषि विज्ञान केंद्र धौरा में किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पहुंचकर गौशाला, प्रदर्शनी और कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पशुओं के गोबर को खेत में डालकर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि आज हर योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर हमारा प्रदेश देश के भीतर सर्वाधिक किसानों को लाभान्वित कर रहा है। 2 करोड़ 60 लाख किसानों को 52,000 करोड़ रुपए अब तक उसमें भेजे जा चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों से उत्तर प्रदेश के किसानों को 50% और 80% अनुदान पर उनको सब्सिडी किया गया है और पिछले 5 साल के भीतर हम लोगों ने लगभग 1500 करोड़ रुपया कृषि यंत्रीकरण के ऊपर खर्चा किया है। इसी प्रकार से जो है वो सोलर पंपों की दृष्टि से हम अब तक 36,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष के भीतर 30,000 का लक्ष्य लेकर के आगे की ओर चले हैं, जिसमें 60% अनुदान पर हम किसानों को सुलभ करा रहे हैं। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश सरकार और सख्त हो गई है। उनके संबंधियों की कई विवादित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई चल रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। योगी सरकार का शिकंजा माफियों पर कसता जा रहा है। उसी के तहत मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश पर शनिवार को लखनऊ में मुख्तार अंसारी की मां और बहन की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मां राबिया बेगम के नाम से एक प्लॉट 4.5 करोड़ के करीब है। दूसरा प्लॉट मुख्तार अंसारी के बहनोई एजाज जो अपनी पत्नी फहमिदा अंसारी के नाम से है। इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। मुख्तार की मां के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बहनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम। कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत। ठीक है, 8 करोड़ की। अब तक माफिया मुख्तार के खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। पिछले 3 माह में ये तीसरी बार है कि मुख्तार को अलग अलग मामलों पर सजा सुनाई गई है। यूपी पुलिस ने अब तक मुख्तार की 289 करोड़ 93 लाख 49 हजार रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि 282 करोड़ 90 लाख 16 हजार रुपए से ज्यादा अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश से माफिया राज के शमन की दिशा में योगी सरकार के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रदेश की विभिन्न अदालतें मुख्तार को एक के बाद एक उनके गुनाहों की सजा सुना रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। Your bill.
मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक माह तक चले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का कल समापन हो गया। समापन अवसर पर शनिवार को प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट के वीआईपी घाट पर पर्यटक दलों का 12वां और अंतिम जत्था पहुंचा, जहां पर सभी तमिल पर्यटकों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे काकोरी बलिदान दिवस की गाथा आए हुए काशी तमिल संगमम के पर्यटकों को बताई गई। काकोरी घटना को जानकर तमिल पर्यटकों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वीआईपी घाट पर भारतीय सेना के बैंड के द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी गई। सभी पर्यटकों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थल सहित शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा के भी दर्शन किए। हम उत्तर प्रदेश आने के बाद हमें वो कल्पना भी नहीं है, उत्तर प्रदेश लोगों और तमिल लोगों शामिल कर ये तमिल संगमम ऊंचा रख दिया। ये तो हमारा गौरव की बात है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये हम इस्टेब्लिश किया है। नियोजित ढंग से, व्यवस्थात्मक ढंग से, श्रद्धा पूर्वक, हृदय पूर्वक, स्नेहात्मक पूर्वक ये सब आपका कार्यक्रम में हम लोग को दर्शित किया गया है। तो अगर ये कहें कि हम लोग कहा जाता है कि हम लोग 4 दिन का मेहमान में इस भूमि पर, अगर कुछ चीज याद करना हो तो यही दिन हम लोग याद रखेंगे। जापान और भारत की मैत्री का प्रतीक काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जापान निर्मित द महाभारत फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। इसको देखने काशीवासी पहुंचे। वहां किस तरह से वहां की जनता के सामने वहां के कलाकार महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, मैं समझता हूं कि उसका एक प्रेजेंटेशन यहाँ था। और निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि भाषा की थोड़ी परेशानी है, लेकिन बहुत आसानी से इतना बढ़िया प्रदर्शन वहाँ के कलाकारों ने किया है और इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनके कला के माध्यम से हमें पात्रों को पहचानने में कहीं कोई दुविधा नहीं हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो सब मिलाजुला कर ये संस्कृतियों का आदान प्रदान है, परंपराओं का आदान प्रदान है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे 2 देश करीब आ रहे हैं। Very interesting, of course, to work with artists from all over Asia. So we worked with artists from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Japan, and also Okinawa, which is a south island of Japan. So everybody came together in Tokyo last summer to make this film, the Mahabharata, for the theater stage, and we filmed with many cameras. So that was a very interesting experience to work with different artists. Everybody has different expressions, different interpretation of Mahabharata. For me, I had to study a lot and I'm still learning. जो गंगा हमसे कहती है और जो हमारे प्रधानमंत्री का संदेश भी है जापानी मैत्री का। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, डीडी न्यूज़, वार्स। काकोरी घटना के महाक्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का आज बलिदान दिवस है। आज के दिन ही 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी के दिन अंग्रेज अफसर ने जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने कहा था, मैं मरने नहीं, आजाद भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। गोंडा जेल में फांसी घर को मंदिर का रूप दिया गया है, जहां हर वर्ष की भांति आज भी फांसी घर के सामने वैदिक मंत्रों के साथ हवन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनकी समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी उज्जवल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सहित अन्य अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
जनपद गोंडा में जो जनपद जेल है, यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। उनकी शहादत को हम लोग सलामी देते हैं। उनके इस उपलक्ष्य में हवन भी होता है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने अमर शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को याद करें, उनकी शहादत को याद करें, उनकी प्रेरणा को हम लोग अपने जीवन मूल्य में उतारें और जिस आज़ादी का सपना उन्होंने देखा था उसको हम लोग अपने आम जनमानस को उपलब्ध कराएं। ग्रामीण महिलाओं को आजीविका एवं स्वावलंबन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की टाबा इकाई द्वारा 1 करोड़ की लागत से बने बांके बिहारी प्रेरणा महिला लघु उद्योग बकेवर का आज लोकार्पण किया गया। जनपद के 300 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 30,000 रुपए प्रत्येक समूह से लेकर इस इकाई को स्थापित किया है। इस इकाई द्वारा जनपद के 3 ब्लॉकों को 5 प्रकार के पुष्टाहार सामग्री बनाकर सप्लाई की जाएगी, जिसके बाद महिलाओं द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार सामग्री को पहुंचाया जाएगा, जहां से विभिन्न कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता अनुसार इसका वितरण किया जाएगा। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय कला उत्सव कालांतर 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कालांतर आर्ट फाउंडेशन द्वारा 3 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन आयोजन का उद्घाटन 18 दिसंबर को होगा। राष्ट्रीय कला उत्सव में पेंटिंग, लेखन, संगीत, नृत्य तथा अभिनय आदि की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इसमें प्रदेश व देश के विभिन्न बंदी गृह, अनाथालय, महिला आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल सुधार गृह आदि की भी सहभागिता रहेगी। उत्तर प्रदेश को इस वर्ष प्रतियोगिताओं का थीम स्टेट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश असीमित संभावना का प्रदेश को भी एक थीम के रूप में रखा गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के विरोध में दिए गए बयान का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने की कड़ी निंदा। कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय सैनिकों से की मुलाकात, बढ़ाया सेना का हौसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी द्वारा तवांग मुद्दे पर सेना के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा। कहा, राहुल गांधी का बयान बचकाना और अमर्यादित। और पीएसी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कहा, शौर्य, पराक्रम और कीर्ति के लिए जाना जाता है पीएसी दल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।